बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, हम लोग लूसेंट को पूरा टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत हमारा अभी चल रहा है, वो भी एमसीक्यूज की मदद से कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत का ये हमारा तीसरा पार्ट है। और मेरे भाई इतना जल्दी कोई मत अकबका जाइएगा कि बहुत जल्द चीजों को खत्म किया जाए। देखिए, लूसेंट बहुत बड़ा बुक है। अगर आप लूसेंट को चेक कीजिएगा पूरा शुरू से अंत तक आपको, तो लूसेंट में जो मिलेंगे मेरे साथियों, वो नंबर ऑफ पेजेस है। वो अगर आप खुद से पढ़ने भी जाइएगा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपको समझ में आएगा भी नहीं उतना। लगभग आपको लूसेंट बुक में 460 के आसपास पेज है, 460-61 अब पेज पढ़ना है। उसमें सारा टॉपिक है मेरे साथियों, पूरा मतलब जीके जीएस कंप्लीट है, करंट अफेयर छोड़ के। तो चीजें थोड़ा कंप्लीट होने में टाइम लगेगी, यानी कि एक वीडियो में 2-3 पेज कवर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल ला रहा हूँ, तो कुछ तो टाइम लगेगी। तो काफी आज का सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है मेरे साथियों कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था। यानी कि जो प्राचीनतम यानी जो पुराने सिक्के थे उसे हम लोग क्या कहते थे, तो आहत सिक्के कहते थे उसको। क्या? आहत सिक्के के नाम से उसे जानते हैं, क्या? प्राचीनतम सिक्कों को। अगला है, इसकी साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा गया। साहित्य में आहत सिक्का जो है, आहत सिक्कों को आखिर क्या कहा गया, तो उसे हम लोग कापा पर्ण कहे। यानी कि आहत सिक्कों को क्या कहा गया, तो कापा पर्ण कहा गया, पर्ण कहा गया। यानी कि बी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। यानी कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख है वह लिखने का कार्य मेरे साथियों कौन किया, तो यवन शासकों ने। कौन? यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया। अगला सवाल है मेरे साथियों कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासन से संबंधित है। हाथी गुफा जो अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो खारवेल खारवेल शासक से संबंधित हाथी गुफा अभिलेख है। क्या? खारवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख किसका है। जूनागढ़ अभिलेख जो है मेरे साथियों वो किसका है, तो वो आपका किसका है मेरे साथियों, तो रुद्र दामन का। किसका? रुद्र दामन का जूनागढ़ या फिर गिरनार भी कहते हैं, ये अभिलेख जो है वो आपका रुद्र दामन का है। अगला मेरे साथियों कि प्रयाग स्तंभ लेख किस शासन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह किस किस शासक से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त। किससे संबंधित है मेरे साथियों, समुद्रगुप्त से संबंधित है। 6 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है वह किस शासक से संबंधित है, तो पुलकेशिन टू से। किसे? पुलकेशिन टू से ये एहोल अभिलेख संबंधित है। ओके, अगला सवाल है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी कि अभिलेखों का कोई अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी। ओके, है कि समुद्रगुप्त के बिना बजाते सिक्के से क्या प्रमाण मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त के जो बिना बजाते सिक्के से वो क्या प्रमाण मिलता है, क्या प्रमाण मिलता है, तो संगीत प्रेमी। क्या? संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरिकमेडु से किस देश के सिक्के मिले। अरिकमेडु से किस देश का सिक्का मिला, तो रोम देश का। किसका मेरे साथियों, रोम देश का सिक्का मिला था। ओके, अगला सवाल है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या उपलब्ध नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल में मेरे साथियों क्या उपलब्ध नहीं था, तो लिखित विवरण। वहां पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था। ओके, अगला है, ज्ञानी मानव यानी कि जिसे हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं का आगमन लगभग कब हुआ। यानी ज्ञानी मानव का जो आगमन है वो लगभग कब हुआ था मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, यानी कि 30 से 40 हजार वर्ष पहले ज्ञानी मानव का आगमन हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि पूरा पाषाण काल के समय किसे माना जाता है। पूरा पाषाण काल का समय किसे माना जाता है, तो 20 लाख से 12 हजार वर्ष पूर्व।
20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व अगर चले जाए तो उसे हम लोग पूरा पाषाण काल का समय मानते हैं। ओके, अगला सवाल है माइक्रोलिथी किस काल के औजार थे? माइक्रोलिथी जो था वह किस काल के औजार था मेरे साथियों? तो वह आपका मध्य पाषाण काल का, किसका? मध्य पाषाण काल का माइक्रोलिथी जो था वह आपका औजार था। ओके, अगला सवाल आग का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी आग का जो आविष्कार है वह आपका किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। सबको पता होगा कि आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हो गया था। पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ था? यानी कि पहियों का जो आविष्कार है वो आपका किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में पहियों का आविष्कार, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? यानी कि मनुष्य जो है अपना अस्थायी जीवन का प्रवृत्ति मतलब अस्थायी जीवन शुरू कब किया था? तो वह नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण में झोपड़ी उपड़ी डाल लिया, वो रहना शुरू किया, मतलब अस्थायी जीवन उन्होंने शुरू किया। कौन से काल में? तो नव पाषाण काल में। अगला है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? कृषि का जो प्रथम उदाहरण है मेरे साथियों वह आपका कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से। कहा? मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके साथियों, अगला सवाल है कि भारत में पूरा पाषाण औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? यानी कि भारत में जो पूरा पाषाण के औजार थे, औजारों की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने ये भारत में पूरा पाषाण औजारों की खोज की थी। ओके, अगला सवाल भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो आपके किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। कहा मेरे साथियों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया मेरे साथियों? तो 2003 में। कब? 2003 में। भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? भारत में मनुष्य का जो पहला प्रमाण है वह आपका कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी पे। कहा? नर्मदा घाटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है जॉर्वे संस्कृत से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? जोरवे संस्कृत से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका ही हो जाएगा। भीमबेटका। भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीनतम नगर किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब फिर से आपका न्यू स्लाइड शुरू हो गया तो फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से दिखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। 1 से है तो क्या दिक्कत है, पूरा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना। तो मेरे साथियों सबसे पहला सवाल है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति से सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? यानी कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति जो है, पद्धति से सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है वो आपका क्या मानी गई है? तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व। कब? 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ओके, अगला है कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की थी? कार्बन 14 पद्धति की जो खोज है मेरे साथियों वो आपका किसने किया था? एफ लीवी। कौन? एफ लीवी ने कार्बन 14 पद्धति की खोज की थी। कौन? एफ लीवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर से सवाल है कि कार्बन 14 पद्धति में पदार्थ का अधिक प्राचीन कब माना जाता है? यानी कि कार्बन 14 पद्धति में पदार्थ को अधिक प्राचीन कब माना जाता है मेरे साथियों? ये आप सभी को बताना है। तो जब लोहा अधिक हो, जब लोहा अधिक हो तब उसे प्राचीन मानते हैं। ओके, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु सभ्यता की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ओके, अब सवाल है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज तो 1921 में हुई, बट सिंधु सभ्यता की खोज जो है मेरे साथियों वह आपका किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अब अगला है कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का औपचारिक औपचारिक घोषणा किसने की? यानी कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की जो औपचारिक घोषणा है वो आपकी
किसने किया मेरे साथियों? तो सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने ये आपकी घोषणा की थी। ओके, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को जो है वो किस युग में रखा गया? तो कांस्य युग में। किसमें? कांस्य युग में सिंधु सभ्यता को रखा गया। अगला, सिंधु सभ्यता का मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु सभ्यता का जो मुख्य निवासी थे वह कौन थे? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। कौन? ए, द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय जो थे ये सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे। ओके, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल था मेरे साथियों वो आपका सूत कांगोडोर था। क्या? सूत कांगोडोर जो था सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। यहाँ से सारी चीज आप ध्यान से समझिएगा। अब एक सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था? देखिए, पश्चिमी जो हो गया सूत कांगोडोर हो जाएगा। अब पूर्वी की बात करें, पश्चिमी तो हो गया सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर। अब पश्चिमी जो है, पश्चिमी क्या हो जाएगा? ये जो सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है मेरे साथियों? तो आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल। पश्चिमी सुते कांगेडोर, पूर्वी तो आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ओके, अब है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, पूर्वी होगी पश्चिमी हो गई, अब उत्तरी स्थल जो है मेरे साथियों, उत्तरी स्थल वह आपका कौन सा है? तो वह आपका मांदा है। क्या? मांदा, याद रखिएगा मांदा। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? देखिए, चार साइड होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब दक्षिण बचा हुआ है, तो सिंधु सभ्यता का दक्षिण स्थल जो है मेरे साथियों वह आपका कौन था? तो आपका जो दक्षिण स्थल था मेरे साथियों दाइमाबाद था। क्या? दाइमाबाद जो था वो सिंधु सभ्यता के दक्षिणी स्थल था। कौन? दाइमाबाद। ओके, अगला सवाल, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर नहीं था? तो देखिए, मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा नगर था, हड़प्पा भी बड़ा था, धोलावीरा भी था, लेकिन ये वन मीला जो है ये नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ओके, अगला धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? ये इनकी धौलावीरा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है उसको कब घोषित किया गया? तो 2021 में। कब हो जाएगा? 2021, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मेरे साथियों वो आपका हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा, सॉरी हड़प्पा नहीं, सॉरी हड़प्पा नहीं, राखी गढ़ी हो जाएगा। क्या? राखी गढ़ी, सॉरी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, ना कि हड़प्पा। ओके, सॉरी। अब भाई, राखी गढ़ी की खोज कब हुई? राखी गढ़ी की जो खोज है वह आपकी 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है मेरे साथियों वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब जोते हुए खेत का साच कहाँ मिलता है? ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कराया था कि जोते हुए खेत का जो साच है मेरे साथियों वह कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में मिलता है। कहाँ? कालीबंगा में मिलता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं शायद वन लाइनर वाला में कराया था कि जोते हुए खेत का साच कहाँ खुद जोते हुए खेत का जो साच है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ओके, अगला सवाल है, मन को बनाने का कारखाना कहाँ मिला? तो लोथल एवं चुनाहदोड़ो में। कहा? चनहुदड़ो में मन को बनाने का कारखाना मिला। अगला, सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? प्रकार की है, सिंधु लिपि जो है वह आपकी किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक। क्या? भाव चित्रात्मक। देखिए, अगर आप लुसेंट कंप्लीट कर लेते हैं ना तो जितना भी वनडे एग्जाम हमारे भारत में होते हैं, यकीन मानिए जीके जीएस के मामले में अब किसी से एक 1% भी पीछे नहीं रहिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जब आप जीके जीएस लुसेंट का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लुसेंट बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। और देखिए, लुसेंट का अच्छा करने का एक ही उपाय, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक ही चीजों को ज्यादा याद कीजिए। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सके चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और लुसेंट पर कमांड जरूर बनाइए। ये तो आपको, जब आप खुद से एक बार लुसेंट पढ़ लीजिए और एक बार हमारा वीडियोस देख लीजिए, लाइन बाय लाइन सारा
हर एक पेज से क्वेश्चंस ला रहा हूँ, बेहतरीन तरीका से आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब है कि सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? सिंधु लिपि जो है मेरे साथियों, वह आपके किस दिशा में लिखी जाती थी? तो दाई से बाई और लिखी जाती थी सिंधु लिपि। अब है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? यानी कि लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी मेरे साथियों, वह आपकी कौन सी थी? तो वो आपके सुमेरिया था। कौन? सुमेरिया। सुमेरिया कौन कौन सी? सुमेरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का महास्नान नगर किसका उदाहरण है? मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार जो है वो किसका उदाहरण में साथियों? तो विशाल सार्वजनिक स्नान नगर का। ठीक है, विशाल सार्वजनिक स्नान नगर का हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति किसकी है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त कांस्य मूर्ति जो है वो किसकी है, ये आप सभी को बताना है। तो नर्तिक का। किसका? नर्तिक का मूर्ति है। अगला सवाल है, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? कि हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है मेरे साथियों? तो आपका एक से किसका मिलता है? तो एक सुरंगी पशु का। किसका? एक सुरंगी पशु का मिलता है। अगला, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ से मिले मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना है। तो लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था। क्या? लोथल एवं कालीबंगा से। ओके, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास में किस पद्धति का प्रयोग हुआ? यानी कि ये जो सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास में जो पद्धति यूज हुआ, उस किस पद्धति का प्रयोग हुआ? तो ग्रिड पद्धति का। किसका? ग्रिड पद्धति का। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो आपका लोथल से मिला था। कहाँ से मेरे साथियों? लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ओके, अगला सवाल है, तौल की इकाई किस अनुपात पर आधारित है? तौल की जो इकाई है वो किस अनुपात पर आधारित है? तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता का किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता को जो किस नाम से जाना जाता है? तो वो पशुपति नाथ। किससे? पशुपति नाथ के नाम से जानती है। ओके, सो इसी के साथ प्राचीन भारत का लूशन टॉपिक बाय टॉपिक का तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।